ओके। गुड इवनिंग टीम। आज का हमारा जो टॉपिक है एजोर एंटरप्राइज में आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब हम किसी भी क्लाउड में काम करते हैं या हम एंटरप्राइज लेवल पे जब कोई एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो उस समय डिज़ाइन के समय हमें आइडेंटिटी आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी को डिफाइन करना होता है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन इसके बिना नहीं काम कर सकता। बट हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की आइडेंटिटी सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम अवेलेबल है। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक लिए एजोर क्लाउड का लिए, तो हम इससे रिलेटेड चीज को ही पहले फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई आइडेंटिटी कम्स बिफोर नेटवर्किंग। तो यहाँ पर देखो, एक जो पहले ही क्वेश्चन आ गया है कि जो आइडेंटिटी है ये नेटवर्किंग के पहले क्यों आ गई है और क्यों जरूरी है। एक्चुअली में होता क्या था कि पहले, मैंने काफी साल पहले 8-10 साल पहले आप बोल लो या और भी उसके पहले बोलो, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि जैसे कंपनी का एक नेटवर्क है जो कि प्राइवेट नेटवर्क है, और कंपनी में डेस्कटॉप होते थे। तो अगर एम्प्लॉय जाता था अपनी सीट में अपना डेस्कटॉप चालू करता था और काम करता था। उस समय वो सारे सर्वर से कनेक्टेड रहते थे, जैसे मान लो कि ऑन प्रीमाइज सर्वर होगा। तो ये माना जाता था कि ये सिक्योर है। सिक्योर है इसका मतलब एक तो वो प्राइवेट नेटवर्क है, यानी कंपनी के अंदर जो लैन वायर लगा हुआ है उसके द्वारा नेटवर्किंग हो रही है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि एम्प्लॉय वैसे भी सिक्योरली अंदर कंपनी के अंदर आ रहा है, अपना थंब इम्प्रेशन टच करके फेस रिकॉग्नाइज करके आप गेट खोल रहा है और अंदर आ रहा है। तो उसके अंदर अगर वो किसी भी कंप्यूटर को चला रहा है तो ठीक है, उस कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो लॉग इन करके काम कर सकता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो कहीं से भी काम करते हैं, कभी घर से काम करते हैं, कभी कंपनी से काम करते हैं, कभी छुट्टी मनाने कहीं अपने स्टेट चले गए या अदर सिटी अदर कंट्री में चले गए, वहां से भी काम कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ पर जब ऐसा चीज आ गया कि आप डिफरेंट नेटवर्क में भी काम कर सकते हो, डिफरेंट लोकेशन पे काम कर सकते हो, आप लैपटॉप में भी काम कर सकते हो, मोबाइल में भी काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी अगर अलाउ कर रही है आपको कहीं से भी काम करो, तो आपका सिक्योर होना बहुत जरूरी है, आपका पूरा का पूरा सर्विसेज सर्वर सारा चीज। तो इसके लिए क्या किए कि नेटवर्किंग के पहले आइडेंटिटी, यानी कि आप कंपलसरी कर दिए कि आप अगर कोई भी चीज एक्सेस करोगे तो पहले आप आइडेंटिटी को बताओ कि आप एम्प्लॉई हो और आप रजिस्टर्ड एम्प्लॉई हो। तो क्या करना पड़ता है, तो जो कंपनी का ईमेल उससे लॉगिन करना पड़ता है। तो जब उससे लॉगिन करते हैं तो वो चेक कर लेता है एक्टिव डायरेक्टरी में, जिसको अभी एंटर आईडी बोलते हैं। तो एंटर आईडी में चेक हो जाता है कि हाँ आप एम्प्लॉई हो। फिर आपका रोल वगैरह सब निकल जाता है और फिर आपको परमिशन मिलता है। तो आप किसी भी डिवाइस से किसी भी लोकेशन से और किसी भी नेटवर्किंग से आप अगर एक्सेस कर पा रहे हो एप्लीकेशन आपके कंपनी का, तो उसका रीजन है कि आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को हम फर्स्ट कर दिए कि पहले आइडेंटिटी होगा, देन उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी नेटवर्क एक्सेस करने का। जैसे वीपीएन दिया जाता है ना, आपके लैपटॉप में वीपीएन सेट करते हैं, तो आप घर के लैपटॉप से भी आप वीपीएन से कंपनी को जुड़ सकते हैं, कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। बट वीपीएन क्या करता है, आइडेंटिटी पहले चेक करता है। अगर आइडेंटिटी आपकी मैच हो गई, तब आपको नेटवर्क एक्सेस मिलता है और आप बोलते हैं कि आपका वीपीएन स्टार्ट हो गया। अदरवाइज आइडेंटिटी मैच नहीं हुआ तो आपका वीपीएन काम भी नहीं करेगा, कनेक्ट ही नहीं होगा कंपनी के नेटवर्क पे। तो इसलिए इसको बोला गया है कि जो आइडेंटिटी आप नेटवर्किंग से पहले आती है, राइट। तो जैसे नेटवर्किंग इज नॉट द फर्स्ट सिक्योरिटी बाउंड्री, तो ये अब नहीं है, पहले हुआ करता था। लेकिन अब जो है हमारी आइडेंटिटी जो है ये फर्स्ट सिक्योरिटी सिक्योरिटी बाउंड्री है, यानी कि आप कभी भी लॉग इन करते हो आपको आइडेंटिटी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी मैच हो जाएगा, देन आपको परमिशन मिलेगा। तो एंटरप्राइज गोल क्या होता है, आइडेंटिटी ड्रिवन सिक्योरिटी, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिटी आप चेक करो। और आइडेंटिटी चेक करने के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे पावरफुल थिंग है वो है एंटर आईडी। एंटर आईडी मतलब जिसमें कंपनी के सारे एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होते हैं, और एक एम्प्लॉय का एक ही क्रेडेंशियल हो सकता है, एक ही ईमेल हो सकता है। तो आप उसके द्वारा करते हैं। तो ये अभी वो प्राइमरी हो गई, यानी कि आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी आइडेंटिटी ड्रिवन सिक्योरिटी पहले देनी होगी। फिर इसके बाद देनी पड़ेगी लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस। तो लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस मैंने बताया था पिछले बार भी कि कम से कम एक्सेस जिसमें उसका काम हो जाए। जैसे मान लो कोई डेवलपर है, उसको लॉग वगैरह रीड बस करना है, तो आप उसको रीडर का ही एक्सेस दोगे ना। अगर कोई डेवलपर है जिसको कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, कोई डाटा वगैरह चेंज करना है, तो आप उसको कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दोगे, ताकि वो
रीड भी कर सके, राइट भी कर सके। लेकिन अगर कोई सीनियर आर्किटेक्ट है, डेवऑप्स इंजीनियर है, तो उसको आपको एडमिन राइट्स या ओनरशिप का राइट देना पड़ेगा, ताकि वो क्रिएट भी कर सके, डिलीट भी कर सके, सब कुछ कर सके। तो लेकिन मिनिमम जो दिया जाता है उसको बोलते हैं कि लिस्ट प्रिविलेज, जिसमें उसका एक्स्ट्रा परमिशन नहीं देना कभी भी किसी को। फिर उसके बाद सीक्रेटलेस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपका जो रहता है सीक्रेटलेस का मतलब है कि कोई भी सिक्योरिटी वाला जो कोड होता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, कोई भी सीक्रेट्स हो गए एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, जैसा भी हो, ये आपके सोर्स कोड में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जैसे की वॉल्ट है, की वॉल्ट एक सर्विस है, आप वहां पर स्टोर कर सकते हो, या आप कोई चीज को कॉस्मोडीबी में स्टोर कर सकते हो, बट लेकिन आपके सोर्स कोड में नहीं होना चाहिए। तो आपका एप्लीकेशन सीक्रेट लेस बनाना पड़ता है, राइट। कंटिन्यूअस थ्रेट डिटेक्शन। थ्रेट डिटेक्शन जो है हमेशा होना चाहिए। जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। कि मैंने एक एम्प्लॉय को दिया परमिशन कि भाई तू मेरे एप्लीकेशन में लॉगिन करके काम कर ले, और बाहर से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो अहमदाबाद से लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। कब किया? रात को 9 बजे किया। और अचानक रात के 9:10 पे वही क्रेडेंशियल से लॉगिन हुआ, लेकिन लोकेशन क्या था? मुंबई का। तो अब बताओ, ये पॉसिबल है कि 10 मिनट में वो मुंबई पहुंच जाएगा? तो मेरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्या करेगा? थ्रेट डिटेक्ट कर लेगा, भाई ये थ्रेट है। 5-10 मिनट के अंदर इसके लोकेशन इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया? अहमदाबाद से मुंबई कैसे हो गया? अहमदाबाद से सीधा ऑस्ट्रेलिया कैसे हो गया? तो इमीडिएट हमारा एक्शन चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। उस आईपी को भी ब्लॉक करेगा, और यूजर का पासवर्ड को रिसेट मार देगा ऑटोमेटिकली, जब भाई तू तो लॉगिन नहीं कर सकता। अब जो असली यूजर है वो कस्टम केयर से बात करेगा, खुद आएगा कंपनी में, रिक्वेस्ट करेगा, और फिर उसको चालू करेंगे। तो ये थ्रेट डिटेक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल दिखा है, लेकिन इससे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो बड़ा मजा आएगा इसको जब पढ़ते हैं ना अपन बहुत डिटेल में थ्योरी को। तो आप लोग जब एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको ये सब चीजें याद आएगी कि क्या हमें ये करना है। तो मैंने तो अभी ये लोकेशन का बताया। अगर मान लो कि जैसे कोई एडमिन का लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है ताकि वो डाटा को पूरा एक्सेस कर ले, लेकिन वो लॉगिन कर नहीं पा रहा है 2 बार 3 बार, तो हम क्या करेंगे? उस अकाउंट को लॉक कर देंगे। अकाउंट को लॉक कर देगा, हमें नहीं पता, सिस्टम को नहीं पता कि वो वाकई में एडमिन कर रहा है गलती, या कोई दूसरा कोई पासवर्ड ट्राई कर रहा है। तो वो लॉक हो जाता है। अगर आपने बार बार गलत पासवर्ड डालेंगे, बैंक का भी अकाउंट देखेंगे डिसेबल हो जाता है। कभी एक दिन के लिए हो जाता है, कभी कुछ घंटे के लिए होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको इसको ढूंढोगे अगर मान लो नेट में, तो आपको पता चलेगा थ्रेट डिटेक्शन में क्या क्या डिटेक्ट किया जाता है और कैसे उसको एक्शन लिया जाता है। अब इसके बाद एक और आता है जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल। तो ऑलवेज ये इंटरव्यू में भी जब पूछा जाता है तो आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको एक तो एंट्रा आईडी, आइडेंटिटी ड्रिवन सिक्योरिटी सबसे पहले बोलना है, और सेकंड नंबर में आपको बोलना है जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल। तो जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि भाई मैं किसी को भी भरोसा नहीं करूंगा, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा। अगर एक बार सामने वाले ने लॉगिन करके अपनी आइडेंटिटी दिखा करके मेरे से सर्वर से कोई डाटा मंगाया, मैंने दे दिया, लेकिन अगर अगली बार आएगा तो फिर मैं पूछूंगा भाई तू कौन है, अपनी आइडेंटिटी बता, फिर मैं अगला डाटा दूंगा। ये नहीं कि अभी थोड़ा देर पहले तो बेचारे ने दिखाया था, अब वो जाने दो उसको, ऐसा नहीं। तो जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ऑलवेज आप क्या करोगे? किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे, और आप वेरीफाई हर बार करोगे। जैसे मान लो एपीआई कॉल करते हैं, तो एक बार लॉगिन होता है तो हम क्या कर देते हैं? जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट कर देते हैं। हर एपीआई के रिक्वेस्ट में आप जेडब्ल्यूटी टोकन क्यों भेज रहे हो? आप भरोसा नहीं करोगे कि ये वही यूजर है जो लॉगिन किया है, और इसी का रिक्वेस्ट बार बार आ रहा है। अब क्यों करोगे? तो जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल पे अगर आप डिजाइन करते हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हर बार आपको वेरिफिकेशन करना है। तो यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, भाई वही यूजर का रिक्वेस्ट दोबारा आए कि नहीं आए। डिवाइस की हेल्थ के बारे में देखना है। डिवाइस का हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपर वहीं से रिक्वेस्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि अनऑथराइज डिवाइस से आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉय के लिए लैपटॉप को फ्रीज किया जाता है, तो कंपनी के जो लैपटॉप में ही एम्प्लॉय चाहे तो काम कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने पर्सनल लैपटॉप से कंपनी के नेटवर्क में ट्राई करेगा तो नहीं होता है। तो डिवाइस को क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। लोकेशन को लॉक कर देते हैं। मान लो जैसे मेरी कंपनी अहमदाबाद में, मैंने लोकेशन लॉक कर दी अहमदाबाद। अगर एम्प्लॉय अपने गांव चले जाता है अहमदाबाद से बाहर, तो वहां से ट्राई करता है, कंपनी के ही लैपटॉप से ट्राई करता है, और अपने एम्प्लॉय आईडी, अपने जो ईमेल आईडी है प्रोफेशनल, उसी से काम कर रहा है, नहीं होगा, क्योंकि मैंने लोकेशन ही लॉक कर दिया। तो इस लोकेशन के अंदर से लॉग इन करेगा,
तभी लॉगिन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी कंट्री के कई एप्लीकेशन जो है बाहर की कंट्री के हमने लॉक कर दी, सरकार ने लॉक कर दी। तो अगर मान लो इंडिया में अगर उस एप्लीकेशन को खोलने की कोशिश करेंगे, उस वेबसाइट को खोलने को भी कोशिश करेंगे, वो नहीं खुलता है। जैसे बहुत सारी टोरेंट की वेबसाइट को लॉक कर दी सरकार ने, और टोरेंट की वेबसाइट खोलते साथ ही मैसेज आ जाता है कि आपको परमिशन नहीं है। कई चाइना के एप्लीकेशन है जिसको लॉक कर दिए। तो लोकेशन लॉक कर दिए कि भाई उस लोकेशन के एप्लीकेशन को इस लोकेशन से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बता दिया कि हमारे एप्लीकेशन को इस लोकेशन के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर ही यूज करना है, तो लोकेशन सेट कर देंगे तो इंडिया के लोग इसको यूज कर पाएंगे। फिर आता है रिस्क स्कोर। रिस्क स्कोर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी रिस्क आती है तो उसमें एक्शन लेना होता है, लेकिन रिस्क स्कोर के बेस पे एक्शन लेते हैं कि भाई कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए और क्या एक्शन लेना है। तो ये सब चीजें जो है ना रिस्क स्कोर के अंदर आ जाती है। प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम एक्सेस देना है। दूसरी बात है किसी को ऐसा कोई एक्सेस नहीं देना है कि वो किसी और को एक्सेस दे सके। जैसे एग्जांपल के लिए कोई डेवलपर था, बोला कि भाई मुझे रीडर का एक्सेस चाहिए, चलो मैंने दे दिया। उसने बोला मेरे को कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दो, मैंने दे दिया। लेकिन मैं किसी को अगर ऑनर बना दिया, इसका मतलब है कि वो तीसरे डेवलपर को वो बिना मेरे पास आए वो खुद से एक्सेस दे सकता है किसी और को भी। तो फिर मैं क्यों दूंगा ऐसा एक्सेस? यानी कि जो एडमिन होता है, ओनर होता है ना, बहुत सारा कभी नहीं बनाना चाहिए। मिनिमम एक बनाना चाहिए, और बहुत रेयर केस हुआ तो दो बनाना चाहिए। लेकिन आप 8-10 नहीं बना सकते, नहीं तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे सिक्योरिटी को। तो ये सब चीजें जो है ना, यहाँ पर रूल्स हमको सिखाता है कि हमें कैसे हैंडल करना है एप्लीकेशन डेवलपमेंट से पहले। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको इसका इस्तेमाल भी करना होगा। अब जैसे एक आता है हमारा आइडेंटिटी फाउंडेशन। आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया नेटवर्क के पहले आइडेंटिटी आता है, या फर्स्ट आइडेंटिटी आता है। आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आइडेंटिटी आप प्राइमरी रख रहे हो सिक्योरिटी में, आपको हमेशा ये बोलना है। अब आइडेंटिटी के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी जो अभी नाम हुआ है 1-2 साल पहले, इसको पहले बोलते थे एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही होता था एक्टिव डायरेक्टरी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके एंट्रा आईडी कर दिया। तो एंट्रा आईडी सबसे पावरफुल आइडेंटिटी क्यों माना जाता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, जो उनके एम्प्लॉई है जब पहली बार ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो यहाँ होता है। यहाँ एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका ईमेल बन जाता है। फिर आप कंपनी के बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। आपको अगर टीएफएस का एक्सेस देना है, आपको कोई कंपनी के दूसरे किसी स्टोरेज डिवाइस का एक्सेस देना है, तो सारा चीज जो रहेगा एंट्रा आईडी के ऊपर डिपेंड रहेगा। और एंट्रा आईडी जनरली इसका मेन लॉगिन बनाया जाता है ईमेल को। हालांकि एम्प्लॉय आईडी भी एक होता है, लेकिन बट उसको कुछ कंपनियां एम्प्लॉय आईडी को प्रीफर करती है, लेकिन मोस्टली कंपनी जो है ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बना लेती है। और पासवर्ड तो उसका ऑटो जनरेट रहता है, बाद में आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। अब इसके बाद एक आता है हाइब्रिड आइडेंटिटी। यह हाइब्रिड आइडेंटिटी क्या होता है? अभी मेरे लास्ट कंपनी में मैंने यही काम किया था, हाइब्रिड आइडेंटिटी। क्योंकि कंपनी के पास क्या था, ऑन प्रीमाइज सर्वर था। तो जो एंट्रा आईडी है वो उनके ऑन प्रीमाइज सर्वर में, तो जितने उनके एम्प्लॉय है उनका रजिस्ट्रेशन ऑन प्रीमाइज सर्वर के एंट्रा आईडी में हो गया। लेकिन मैं जो एप्लीकेशन बना रहा था, किसमें बना रहा था? एजोर में बना रहा था। तो एजोर में अगर किसी डेवलपर को मैं एक्सेस देने की कोशिश करूंगा और उसका नाम लिखूंगा, तो मुझे उसका नाम भी सर्च नहीं होगा, उसका ईमेल आईडी भी सर्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एजोर एक अलग नेटवर्क है, और कंपनी का ऑन प्रीमाइसेस एक डिफरेंट नेटवर्क है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक किया। और जैसे एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक किया, तो एजोर में जाकर के जब मैं किसी डेवलपर का नाम लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा वहां विजय, तो अपने आप विजय @source4.co.in आ जाएगा तुरंत, और मैं उसको सेलेक्ट करके उसको जो एक्सेस देना मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये तब हुआ जब मैंने सिंक किया। तो दो एनवायरमेंट को जब सिंक करते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी। यानी कि एक ही अगर एक्टिव डायरेक्टरी है या एंटर आईडी है, और उसका ऑथेंटिकेशन जो है या ऑथराइजेशन है, हम दो जगह से कर पा रहे हैं, दो अलग अलग एनवायरमेंट से कर पा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी। फिर इसके बाद आता है फेडरेशन। तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी, आपका कोई पार्टनर है, जैसे चैनल पार्टनर हो गया, या आप बोला जाए कि जैसे आपका एक कोई क्लाइंट है, उसके भी बहुत सारे एम्प्लॉय है, बट वो आपके एप्लीकेशन को भी यूज करना चाहते हैं। तो आप ये नहीं चाहते कि भाई दोनों जगह जा करके फिर से साइन अप किया जाए, फिर से नया अलग अलग लॉगिन आईडी बनाया जाए।
तो आप उस समय फेडरेशन यूज कर लेते। तो एक आपका जो पार्टनर्स होता है, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके भी एम्प्लॉय आपके एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करके सेम लॉगिन आईडी से जो उनके कंपनी में चल रहा है, वो यहाँ भी चला सकते हैं। उसके लिए डोमेन कंट्रोलर लेवल पे आपको सिंक करनी पड़ती है। वो एडवांस लेवल पे अगर हम जाएंगे या नेटवर्क का जब अपना चैप्टर आएगा ना, तब हमको समझ में आएगा कि कैसे हम स्टेब्लिश करते हैं इस चीज को। फिर आता है सिंगल साइन ऑन। ये सिंगल साइन ऑन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सिंगल साइन ऑन। तो माइक्रोसॉफ्ट का सिंगल साइन ऑन क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए। दूसरा चीज है कि आपका जो सिंगल साइन ऑन में जो आपने ईमेल आईडी डाल रहे, वो आपके कंपनी के एक्टिव डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है सिंगल साइन ऑन से? सपोज मान लो मैं एजोर पोर्टल को ओपन कर रहा हूँ और मैंने अपना कंपनी के ईमेल आईडी से एसएस को लॉगिन कर दिया। लॉगिन तो हो गया, लेकिन अब मैं मान लो कि टीम्स करके जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी ब्राउजर में ओपन कर लिया, तो मेरे को लॉगिन ऑप्शन आएगा नहीं। डायरेक्ट अंदर चले जाऊंगा। मैं outlook.com लिख के एंटर करूंगा एक और टैब खोल के, तो उसमें भी लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि एक बार लॉगिन करने के बाद हम उस कंपनी के या उस जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस। बार बार हर एप्लीकेशन के लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके मशीन में, आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में एक बार आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हो, तो आप जो है बार बार दूसरे एप्लीकेशन जो उससे लिंक्ड है उसको लॉगिन कर सकते हैं विदाउट अगेन लॉगिन आपको देना नहीं रहेगा। तो ये आपका सिंगल साइन ऑन रहता है। इसके बाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको पहले एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे, शॉर्ट में बोलते थे एडी। तो कई बार बोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एडी, तो एक्टिव डायरेक्टरी। और इसका अभी नाम हो गया लेटेस्ट एंटर आईडी। तो ये एंटर आईडी को याद रखो, अभी एक्टिव डायरेक्टरी को भूल जाओ तो अच्छा है। तो ये हो गया एंटर आईडी, राइट। तो ये क्या होता है एक्चुअली में? एक आइडेंटिटी और एक्सेस अपने प्लेटफॉर्म को देता है। तो ये एक आइडेंटिटी का काम करता है और एक्सेस का काम करता है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप इसके एम्प्लॉय है, आप अंदर जा सकते हो। और एक्सेस का मतलब हो सकता है कि ठीक है अंदर तो चले गए, लेकिन आपको क्या राइट्स है, क्या एक्सेस है, आप क्या कर सकते हो और क्या बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ये एक्सेस में आता है, यानी कि रोल एक्सेस जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड्स करता है। यूजर की आइडेंटिटी हमको प्रोवाइड कर देता है, ग्रुप की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है। जैसे हम बताए ना, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को हम परमिशन देते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। तो ये ग्रुप आइडेंटिटी हो जाती है। एप्लीकेशन आइडेंटिटी हो जाती है कि आप इसके द्वारा मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। फिर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब आप कौन हो, और ऑथराइजेशन मतलब आप क्या कर सकते हो। तो एकदम सिंपल सा चीज है ना। तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये तो मेन काम है। प्लस यूजर आइडेंटिटी, ग्रुप आइडेंटिटी और एप्लीकेशन आइडेंटिटी, इतने प्रोवाइड से करता है। अब एंटरप्राइज कैपेबिलिटीज में क्या मिलती है इसमें? एंटर आईडी यूज करोगे, इसमें क्या क्या रहेगा? एक रहेगा एमएफए। एमएफए का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर इसको आप इनेबल कर दिए, तो आप लॉग इन करने जाओगे तो आपको ओटीपी आएगा मोबाइल पे, या आपके ईमेल में ओटीपी आएगा। जैसे आप स्टेट बैंक की साइट को लॉग इन करोगे, बार बार लॉग इन करोगे, आपको हर बार ओटीपी पूछेगा। अब बिना ओटीपी के आप, पासवर्ड भी आपको पता है लेकिन आप लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने एमएफए इनेबल किया हुआ है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ओटीपी हो सकता है, ऑथेंटिकेटर ऐप हो सकता है ना, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप होता है। आप वो भी उसके थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें आते हैं एमएफए में। लेकिन मेजर तो ये दो होते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप और ओटीपी। फिर इसके बाद है कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस मतलब कि आपका जो यूजर लॉगिन हो रहा है उसको क्या एक्सेस मिला है, वो कंडीशन बेस पे एक्सेस कर सकता है। पॉलिसीज लगी होती है, और पॉलिसीज अगर अप्लाई होती होगी तो उस पे पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी और उसके हिसाब से उसका एक्सेस तैयार हो जाएगा, और वो काम कर सकता है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो उसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सेस। ठीक है। कंडीशनल एक्सेस में आपका डिवाइस आ सकता है कि भाई ये डिवाइस को देना है कि नहीं एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस में लोकेशन आ सकता है कि इस लोकेशन से बाहर का हुआ तो उसको एक्सेस नहीं देना है। नेटवर्किंग हो सकता है, इस नेटवर्क से बाहर का होगा तो एक्सेस नहीं देना। बहुत सारी कंडीशन पॉलिसीज रहती है एक्चुअली। फिर एसएसओ, सिंगल साइन ऑन। जैसे मैंने बताया कि एसएसओ कर दोगे तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। एसएसओ जनरली माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन कहलाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपका अकाउंट है तो आप एसएसओ बना करके आप लॉग इन कर सकते हो
और आपका सेशन जब तक है आप उससे रिलेटेड एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये एसएसओ में आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं होता है, ये याद रखना है, राइट। फिर आइडेंटिटी गवर्नेंस, ये गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी। गवर्नेंस का मतलब होता है कंप्लायंस रूल्स। तो आइडेंटिटी के अंदर जब रूल्स लगाए जाते हैं, पॉलिसीज लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं गवर्नेंस। पॉलिसीज अलग अलग प्रकार की हो सकती है, उसको यूज करना पड़ता है। फिर एक्सटर्नल आइडेंटिटीज मतलब आपके एनवायरनमेंट से बाहर से आपको अगर मान लो कोई परमिशन देना है आने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि कोई आपका क्लाइंट है, वो आपके एप्लीकेशन को लॉगिन करके यूज करना चाहता है, तो आप वो भी दे सकते हो उसको एक्सेस। सिंगल साइन ऑन में क्या बता रहा है, एम्प्लॉई साइंस इन वंस एंड एक्सेस। जैसे कि एम्प्लॉई अगर एक बार साइन इन कर लिया, तो आउटलुक भी खोल सकता है, टीम्स भी खोल सकता है, Azure पोर्टल भी ओपन कर सकता है, कोई बिजनेस एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का ओपन कर सकता है, राइट। क्योंकि ये पूरे एक बार साइन इन हो गए तो सारे एप्लीकेशन खोल रहे हैं। और एक्चुअली में यही करना पड़ता है, बैंक में भी यही होता है। बैंक में एक बार आप लॉग इन कर दिए तो बैंक के अलग अलग एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है हाइब्रिड आइडेंटिटी। तो हाइब्रिड आइडेंटिटी मतलब आपके दो अलग अलग नेटवर्क है, जैसे कि एक ऑन प्रीमाइस है, एक क्लाउड है, और आपने एक एंटर आईडी को दोनों से सिंक कर दिया। तो आप दोनों पे जब जा रहे हो तो आपका आइडेंटिटी जो है एंटर आईडी हो रहा है, लेकिन आप क्लाउड में भी जा रहे हो और ऑन प्रीमाइस में भी जाके काम कर पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी। इसमें कंपोनेंट जो है एक्टिव डायरेक्टरी, लेकिन इसका नाम अभी मैंने क्या बताया, एंटर आईडी। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी याद रखना है। सिंक सर्विस, तो हमको सिंक करनी पड़ती है हाइब्रिड में। जैसे मैं बताया था ना अभी हमारे करंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सिंक किया, तभी मेरे को क्लाउड में डेवलपर के नाम दिखाई दे रहे, ईमेल दिखाई दे रहे। अगर मैं सिंक नहीं करूंगा तो वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां फिर बनाने पड़ेंगे मुझे फिर रिसोर्स। एम्प्लॉय तो मैं बनाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर दो नाम दे दिया, एंट्रा आईडी और एक्टिव डायरेक्टरी एक ही है। ऑन प्रीमाइस में इसको एक्टिव डायरेक्टरी बोला जाता है, और क्लाउड की भाषा में इसको अब एंट्रा आईडी बोला जा रहा है। बेनिफिट क्या है इसमें सिंग सॉरी, बेनिफिट इसमें यह है कि सिंगल आइडेंटिटी है, यानी एक यूजर का अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको दोबारा साइन अप करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल पासवर्ड पॉलिसी, यानी कि आपको एक ही पासवर्ड बनेगा, आपको बार बार पासवर्ड अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल नहीं बनाना है। सीमलेस माइग्रेशन हो जाता है। फिर आपका लेगेसी एंड क्लाउड का आपका जो कॉक्सिस्टेंस हो जाता है, कॉक्सिस्टेंस। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, ए बैंक विथ 20,000 एम्प्लॉइज कीज ब्रांच ऑथेंटिकेशन ऑन प्रीमाइज वाइल सेस एप्लीकेशन यूज क्लाउड। यानी कोई बैंक है, उसका ऑन प्रीमाइज में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट उन्होंने क्या किया, सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन भी बना दिया। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई 20,000 एम्प्लॉई अगर ऑलरेडी ऑन प्रीमाइज में है, और उसके क्लाउड के एप्लीकेशन में उनको दोबारा थोड़ी ना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, हाइब्रिड आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो जो बैंक के एम्प्लॉई है, वो क्लाउड के एप्लीकेशन को भी डायरेक्ट काम चालू कर सकते हैं, विदाउट कोई रजिस्ट्रेशन। डायरेक्ट उनका सेम लॉगिन, दोनों जगह काम हो जाएगा। जैसे फेडरेशन, ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर दो हो सकते हैं, जैसे दो कंपनी हो सकती है, दो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉई है। एक कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, दूसरी कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, बट कंपनी ए के एम्प्लॉय कंपनी बी के एप्लीकेशन को अगर यूज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम उसको नेटवर्क करते हैं या परमिशन देते हैं, डोमेन को आपस में जब जोड़ा जाता है, तो उसको हम फेडरेशन बोलते हैं, जिसमें वो कर सकते हैं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर ओन आइडेंटिटी। तो जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी आइडेंटिटी से आपके एप्लीकेशन को लॉग इन कर सकता है, तो इसको बोलते हैं फेडरेशन। तो इसमें क्या फायदा होता है, नो डुप्लीकेट अकाउंट, यानी एक व्यक्ति का अकाउंट एक ही बार बनेगा उसकी खुद की कंपनी में, उसको वापस से प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना है, राइट। बेटर यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है, आसानी से वो काम कर सकते हैं। फिर सेंट्रलाइज ट्रस्ट हो जाता है। तो आपको पता है कि भाई वो एम्प्लॉय वहाँ का रजिस्टर्ड है, आपने देख लिया, आप उसको परमिशन दे रहे हैं, आ जाओ भाई मेरे एप्लीकेशन को यूज करो क्योंकि वो मेरा पार्टनर है। तो इसको बोलते हैं फेडरेशन। एसएसओ का यहाँ डिटेल है जो मैंने अभी समझाया था, सिंगल साइन ऑन बोलते हैं इसको। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि ऑथेंटिकेशन वंस एक्सेस मेनी एप्लीकेशन, तो आपको एक बार लॉगिन करना है, आप उसके बाद चार पांच एप्लीकेशन अगर खोलोगे, वो डायरेक्ट ही अंदर चला जाएगा, आपको लॉगिन की स्क्रीन नहीं आएगी, क्योंकि आपने
सेशन क्रिएट कर दिया, लॉगिन एक बार हो चुका है, राइट। तो इसमें आप जैसे कि मान लो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई ईआरपी है, सीआरएम है, पोर्टल है, चार सिस्टम है, तो एक बार ऐसे उसको लॉगिन करोगे और आपको परमिशन मिलेगी कि आप इन सबको यूज कर सकते हो। तो बेनिफिट क्या है इसमें? बेटर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। रेड्यूस पासवर्ड फटीग, तो आपको ऐसा नहीं कि 10 एप्लीकेशन के लिए 10 पासवर्ड बनाना पड़ रहा है, फिर इसको नोट डाउन करके रखना पड़ रहा है कि ये एप्लीकेशन के लिए कौन सा पासवर्ड है। लेकिन आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक कंपनी के अगर एप्लीकेशन है, केवल उसमें लागू हुआ है ना। ऐसा नहीं कि एक कंपनी का एप्लीकेशन अलग है, कि थर्ड पार्टी दूसरी कंपनी का अलग है, तो यहाँ से लॉगिन करोगे वो खुल जाएगा, ऐसा नहीं। आपका जो एसएसओ लॉगिन होता है थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी होता है, तो वो सारे एप्लीकेशन उस एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक होने चाहिए, लिंक होने चाहिए ना, तभी ये हो पाएगा। अब एक आता है ऑथ टू, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो ऑथ टू का जो फुल फॉर्म है ओपन ऑथराइजेशन। अच्छा, फुल फॉर्म भी याद रखा करो, क्योंकि क्या होता है कि वो इंटरव्यू में पूछ देता है कई बार, है ना, या कई बार शॉर्ट नेम बोलता है। हमको पता रहता है लेकिन कई बार कंफ्यूज जाते हैं, हमें लॉन्ग नेम पता है, शॉर्ट नेम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑथ टू मतलब ओपन ऑथराइजेशन। तो ऑथ टू ऑथेंटिकेशन एग्जैक्ट क्या देता है? ये डेलीगेटेड ऑथराइजेशन है। डेलीगेटेड ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आपको बिना पासवर्ड के लॉगिन करने की परमिशन दे रहा है, और आपको कुछ लिमिटेड एक्सेस देता है। जैसे मैंने अपने एप्लीकेशन में गूगल ऑथेंटिकेशन रखा था, फेसबुक ऑथेंटिकेशन रखा था, तो इसको बोलते हैं ऑथ टू। तो ऑथ टू का मतलब होता है कि आपको पासवर्ड नहीं डालते, आप वो ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। अगर आपके मशीन में आपने ऑलरेडी गूगल का, जीमेल का लॉगिन करके रखा हुआ है, तो आप जब उसके ऊपर क्लिक करोगे वो डायरेक्ट डैशबोर्ड में चला जाएगा। ठीक है। अगर आपका एकदम नया सेशन है, तो एक बार आपको अपने गूगल को लॉगिन करना है, आपको उस एप्लीकेशन को पासवर्ड वगैरह नहीं देना है, तो गूगल का ऑथेंटिकेट करना है, और आपका वो एप्लीकेशन सीधा अंदर पहुंचा देगा। तो इसको बोलते हैं ऑथ टू। तो इसमें क्या होता है कि यूजर पहले ऐप को सेलेक्ट करता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर को क्लिक करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है, और वहां से हमको केवल एक टोकन मिल जाता है, और उस टोकन के बेस पे हम अंदर जाके काम कर सकते हैं। एक्चुअली में मैंने तो इसको गेस्ट यूजर के रूप में ज्यादा यूज किया है, कि जैसे गेस्ट यूजर है तो उनको मैं परमिशन दे देता हूँ, भाई फेसबुक में, ट्विटर में, और आपका गूगल में अगर अकाउंट है, तो आप मेरे एप्लीकेशन में आ करके आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन कैसा है, क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं। इसको गेस्ट यूजर लॉगिन बोलते हैं। तो अब इससे मोबाइल ऐप में, एपीआई में, और सेस इंटीग्रेशन, ये कहीं पर भी इसको लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद एक और आता है ओआईडीसी। ओआईडीसी का फुल फॉर्म है ओपन आईडी कनेक्ट। तो ये भी इंटरव्यूज वगैरह में काफी पूछता है, क्योंकि ये सब चीजें लगाई जाती है एप्लीकेशन में। तो ओपन आईडी कनेक्ट क्या होता है? ये आइडेंटिटी लेयर्स ऑन ऑथ। ऑथ के जैसा ही एक और लेयर होता है, इसमें यूजर ऑथेंटिकेट होता है, प्रोफाइल क्लेम होता है, और आईडी टोकन्स होता है। तो यानी ओपन आईडी में आपका जो है अकाउंट्स आपका एक्टिव डायरेक्टरी में होना चाहिए, तो आप जाकर के इसको साइन इन कर सकते हो, साइन इन विद कॉर्पोरेट अकाउंट। तो कॉर्पोरेट अकाउंट का मतलब है कि जैसे आपकी कंपनी का डोमेन के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, तो उसको कॉर्पोरेट अकाउंट बोलते हैं। आपका कंपनी का ईमेल आईडी जो रहता है ना, वो कॉर्पोरेट अकाउंट है, आप उससे लॉग इन कर सकते हो केवल उसमें। फिर इसके बाद एक और ऑथेंटिकेशन आता है सैमल, SAML। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट याद करके रखो, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं कि ऐसे एमएल्स क्या होता है। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखो। और ये भी एक प्रकार का एसएसओ लॉगिन होता है, लेकिन एंटरप्राइज ब्राउजर बेस्ड एसएसओ बोलते हैं इसको। और ये एक ऐसा एसएसओ होता है जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी आपस में आइडेंटिटी प्रोवाइडर को सिंक करके देती है। तो ये भी एक प्रकार का एसएसओ होता है, तो जैसे बैंक वगैरह में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है सैमल का। या लेगेसी ईआरपी एप्लीकेशन अगर आपका है, तो उसमें आप सैमल प्रोवाइड कर सकते हो। JWT तो कॉमन है, लगभग सभी डेवलपर जानते हैं कि ये क्या होता है। इसका लेकिन फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन। तो ये वाला याद कर लो, JWT का फुल फॉर्म है जेसन वेब टोकन। तो ये क्या करते हैं हम इसको? ये एज ए सिग्नेचर हम हेडर में पास करते हैं। तो आप इसको बियरर टोकन के फॉर्म में पास कर सकते हो, आप इसको कोई सिक्योरिटी हेडर के फॉर्म में भी भेज सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्ट कैसा डिजाइन करता है। तो ये हर एपीआई में सेंड की जाती है। और यहाँ पर अगर ये एक्सपायर हो गया, तो आपका फेल हो जाएगा, लॉग आउट कर देगा, या फिर आपका लॉग आउट टाइम हो गया, इसमें एक्सपायर हो गया,
ये इसमें रोल भी होता है। तो देखो यहाँ पर इसके जो कंटेंट क्या होते हैं, यूजर आईडी रहती है इसके अंदर, रोल्स रहते हैं, एक्सपायरी टाइम भी रहता है और क्लेम भी रहता है। तो एक्सपायरी टाइम अगर मान लो आपका पार हो गया तो क्या होगा, ये फेल कर देगा, और ये फेल हो गया मतलब आपका सिस्टम लॉग आउट कर देगा, बाहर कर देगा सीधा। और क्लेम का मतलब ये है कि आपको क्या क्या एक्सेस दे रहा है। रोल्स रोल्स भी एक्सेस ही होता है, और रोल के साथ साथ क्लेम भी हम सेट करते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो ये सारा चीज जो है आपका पास होता है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, जेडब्ल्यूटी टोकन के थ्रू। तो एपीआई वैलिडेट जेडब्ल्यूटी बिफोर अलाउइंग पेमेंट ट्रांजेक्शन। हालांकि ये पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए बोल रहा है, मैं तो पूरे एप्लीकेशन में हर एपीआई पे जेडब्ल्यूटी लगा देता हूँ। हाँ, दो चार एपीआई जो होती है जिसको छोड़ना पड़ता है, जैसे कि लॉगिन की पहली एपीआई, आप लॉगिन ही नहीं हुआ तो आपका जेडब्ल्यूटी बनेगा ही। तो लॉगिन एपीआई को आपको एनोनिमस करना पड़ता है, बट लेकिन बिना आईडी पासवर्ड के तो कोई इसको यूज भी नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ और होते हैं सेक्शन होते हैं जहां पर हमको कुछ एपीआई, पूरे एप्लीकेशन में चार पांच एपीआई हमको बिना जेडब्ल्यूटी टोकन के पास करनी पड़ती है। बट आपकी 3,000, 5,000, 10,000 जितनी भी एपीआई होगी, सब में जेडब्ल्यूटी कंपलसरी रहता है। ये सिक्योर बनाता है आपके एप्लीकेशन को, डाटा ब्रीच नहीं हो सकता इससे। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हम देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो जैसे पहला आता है एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल का मेन मतलब क्या है कि कौन क्या कर सकता है, सिंपल सी भाषा में। और इसके लिए जो एजोर प्रोवाइड करता है वो है आरबीएसी। आरबीएसी का फुल फॉर्म है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आरबीएसी, राइट। तो आरबीएसी क्या काम करता है, एक्सेस देने का काम करता है। तो जब मुझे कोई एक्सेस देना है तो मुझे रोल डिफाइन करना होगा। तो ये इसमें प्रिंसिपल हो गए, स्कोप हो गए और रोल्स हो गए। रोल्स में क्या क्या होते हैं, रीडर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, ऑनर होता है, एडमिन होता है, सिक्योरिटी एडमिन होता है। इस प्रकार के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसको हम दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया एजोर रोल बेस्ड कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल, राइट, आरबीएसी। तो इसके कॉमन रूल्स जो मैंने यहाँ पर बता दिए। और डेवलपर को एक्सेस दिया जाता है तो इसी के थ्रू दिया जाता है, रोल्स के थ्रू। और इसकी हियरार्की क्या बनी है, मैनेजमेंट ग्रुप होता है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन होता है, फिर रिसोर्स ग्रुप होता है, देन रिसोर्स होता है। अब आरबीएसी हमें डिसाइड करना है कि कहाँ देना है। जैसे मान लो मैं किसी को ऑनर बनाना चाहता हूँ, तो ऑनर बनाना चाहता हूँ, तो मैं अगर मैनेजमेंट ग्रुप में अगर उसको ऑनर बना दिया, तो पूरा का पूरा एजोर में जो उसके अंदर जितने सब्सक्रिप्शन होंगे, उसके अंदर के रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्स है, वर्चुअल मशीन है, एपीआईएम है, सब में ऑनर बन जाएगा अगर टॉप लेवल पे डाल दिया। अगर मैंने रिसोर्स ग्रुप के ऊपर उसको दे दिया ऑनर का एक्सेस, तो वो फिर के उसके अंदर के रिसोर्स के अंदर वो ऑनरशिप मिल जाएगी। ऑनरशिप का मतलब है कि वो क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, रीड राइट तो कर ही सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऑनर हो गया ना। तो ये परमिशन देखना पड़ता है कि हमें देना कहाँ पर है, और जहां भी देंगे उसके नीचे वो इनहेरिट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम जेआईटी। जेआईटी मतलब जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम एक प्रकार का एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि टेम्पररी इलेवेट एक्सेस। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बोला कि सर मेरे को आप एडमिन का एक्सेस दो, क्योंकि बहुत जरूरी है, मेरे को यहाँ पर कुछ सर्विसेज क्रिएट भी करनी है और कुछ को मॉडिफाई करनी है। तो मैंने क्या किया, उसको 1 घंटे के लिए दे दिया, ले भैया 1 घंटे के लिए तो एडमिन राइट दे रहा हूँ, तू कर ले, और 1 घंटे के अंदर कर लेना, नहीं तो तेरा एक्सेस खत्म हो जाएगा। तो मैं कुछ समय के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि मैं परमानेंट एडमिन नहीं बना सकता। भाई आज मेरा काम कर दिया और चला गया दूसरे प्रोजेक्ट में, लेकिन कभी अगर उसका मन किया, वो डायरेक्ट एक्सेस करके कुछ गड़बड़ कर दिया, या कुछ डाटा देख रहा है जो उसको नहीं देखना चाहिए, तो इस प्रकार का परमानेंट एक्सेस कभी दिया ही नहीं जाता है। ये थंब रूल है, इसको याद रखो। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। तो जेआईटी मतलब थोड़े समय के लिए आप उसको एक्सेस देते हो। तो ये क्या करता है, रेड्यूस स्टैंडिंग प्रिविलेज, आपका ये रेड्यूस कर देता है, और ऑडिटेबिलिटी कर देता है, यानी आप इजीली ऑडिट करोगे तो आपका ये पॉलिसी पास हो जाएगा कि हाँ भाई सही है। डाटाबेस का अगर एडमिन आप बना रहे हो 2 घंटे के लिए किसी को, तो आप 2 घंटे के लिए एडमिन रहेगा, 2 घंटे बाद वो एडमिन रहेगा ही नहीं, एक्सेस भी नहीं कर पाएगा। तो ये जेआईटी होता है। फिर आता है जेईए, जस्ट इनफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब क्या होता है, यूजर रिसीव ओनली रिक्वायर्ड परमिशन। यानी यूजर को आपको परमिशन देना है, सपोज एडमिन का भी राइट देना है, लेकिन एडमिन के राइट से कम 100 प्रकार के, तो आपको उसमें 10 देना है। तो आप एडमिन का दो, लेकिन उसमें बता दो कि भाई ये 10 काम ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि एडमिन तो पूरे 100 काम कर रहा है।
आप केवल 10 काम का भी एक्सेस दे सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको एक्सेस दिया, कैन रीस्टार्ट बैकअप जॉब। अगर कोई बैकअप जॉब बंद हो गया तो वो जा करके उसको रिस्टार्ट का बटन दबा सकता है। बट वो यही काम कर सकता है, या तो रिस्टार्ट कर सकता है और कुछ नहीं। अगर स्टॉप हो गया तो रिस्टार्ट करेगा, और स्टार्ट है तो भी रिस्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार का हम परमिशन देते हैं। अब एडमिन राइट्स है तभी तो जॉब को रिस्टार्ट कर पा रहा है, डेवलपर तो करेगा नहीं। लेकिन उसमें भी मैंने रोक दिया, भाई तुम डिलीट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको स्टार्ट वगैरह कर सकते हो, रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये टाइप्स होता है कि आप एक्सेस कैसे दे रहे हो, किस प्रकार का दे रहे हो। फिर इसके बाद आता है आपका पीआईएम। ये भी इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, पीआईएम। तो पीआईएम का काम क्या होता है? मैनेज प्रिविलेज रोल सिक्योरली। जो रोल्स है जो हम दे रहे हैं कि कौन क्या कर सकता है, इसको रोल्स बोलते हैं ना। तो वो भी हमको डिफाइन करना है कि हमको कितना करने की परमिशन देना है, और उसकी आइडेंटिटी चेक करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यूजर आता है अपना रोल एक्सेस करने के लिए, तो पहले तो अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद एमएफए होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर टाइम लिमिट एक्सेस भी लगा कर रखेंगे कि भाई तू कर तो सकता है, लेकिन इतने समय के लिए तेरे को मिलेगा, 1 महीने के लिए मिलेगा, 6 महीने के लिए मिलेगा। और ऑटो रिमूवल, उसके बाद वो हट भी जाता है। अब जैसे मान लो किसी डेवलपर को मैंने 1 महीने के लिए परमिशन दिया, 1 महीने तक वो काम कर सकता है जो उसको रोल में डिफाइंड है। बट 1 महीने बाद वो लॉग इन करने जाएगा, लॉग इन ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस अपने आप खत्म, वो टाइम लिमिट पे था। इसके बेनिफिट्स क्या है? अप्रूवल वर्कफ्लो, आप वर्कफ्लो को अप्रूव कर सकते हो। ऑडिटिंग, इसमें ऑडिटिंग वगैरह जो कर सकते हैं इजिली। और टेम्परेरी एलिवेशन, यानी कि थोड़े समय के लिए आप किसी को एक्सेस देके उससे कुछ काम भी करा सकते हो। तो ये हो गया आपका पीआईएम। अब आता है आपका कंडीशनल एक्सेस। तो जहां पर भी कंडीशनल वर्ड आ रहा है तो समझ जाओ वहां पॉलिसी होगी। और मल्टीपल पॉलिसी भी हो सकती है, सिंगल पॉलिसी भी हो सकती है। तो जब कंडीशनल एक्सेस देने की बारी आ रही है, इसका मतलब आप उसमें पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो। तो पॉलिसी क्या होता है? चेक होता है एक के बाद एक। जैसे मान लो आपने एक पॉलिसी लगाई लोकेशन की, आपने बोला कि भाई अगर जो लॉगिन कर रहा है वो एटलीस्ट अहमदाबाद से लॉगिन करना चाहिए या इंडिया से लॉगिन करना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी हो गई। तो ये पॉलिसी अगर पास होगी तो आगे चेक करेगा, तो आगे और पॉलिसी हो सकती है। डिवाइस कंप्लायंस हो सकता है कि भाई कंपनी के लैपटॉप से ही लॉगिन होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए किसी और डिवाइस से। तो ये भी हो गया आपका। फिर यूजर रिस्क, कि भाई आपके जो यूजर्स है वो आपका किस प्रकार के यूजर को आप परमिशन दे रहे हो, है ना। कौन यूजर परमिशन नहीं है जिसको, वो बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकता। एप्लीकेशन टाइप, यानी कि आप किस एप्लीकेशन से एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। यानी हर एप्लीकेशन से भी एक्सेस नहीं होगा, पर्टिकुलर एप्लीकेशन से ही वो एक्सेस करने देगा। तो ये एक्चुअली में 4 एग्जांपल है, ऐसे हजार हो सकते हैं। एक्चुअली में ये सब क्या पॉलिसी है। तो आप मल्टीपल पॉलिसी जब लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सेस। तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जाएंगे तो आपको सोचना है कि क्या कोई ऐसा जगह है जहां पर हमको कंडीशनल एक्सेस लगाना है। केवल लॉगिन को याद मत रखो, अंदर भी हो सकता है कोई सेक्शन जहां पर हमको एक्सेस लगाना पड़ेगा। राइट। फिर इसके बाद आता है आपका सीक्रेट मैनेजमेंट। और सीक्रेट मैनेजमेंट में क्या आता है आपका? एजोर की वर्ल्ड पहला। तो एजोर की वर्ल्ड सीक्रेट मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी सोर्स कोड, जो हमारा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है, उसमें हम किसी भी प्रकार का सीक्रेट, जैसे कि पासवर्ड हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, कोई सीक्रेट आईडी हो गई, ये बिल्कुल स्टोर करके नहीं रखते। सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल नहीं रखते, किसी भी फाइल के अंदर नहीं। तो कहाँ रखते हैं? एजोर की वर्ल्ड में रखते हैं, या इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेफ रहता है। और दूसरा फायदा क्या है कि अगर ये मान लो कि एक डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग आपने यहाँ रख लिया, और वो डाटाबेस जो है 10 प्रकार के एप्लीकेशन में काम कर रहा है, तो किसी कारण से डाटाबेस सर्वर चेंज हो गया, तो आपको केवल यहाँ जाके वो कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करना है, सारे एप्लीकेशन में वो डाटाबेस एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ कोई भी चेंज करोगे सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। और सभी एप्लीकेशन का जो सीक्रेट्स डाटा होते हैं वो हम एजोर की वॉल्ट में रखते हैं। राइट। ये एजोर की एक सर्विस है जो सीक्रेट्स को कलेक्ट करने का काम करती है। तो इसके अंदर सीक्रेट्स के अलावा क्या डाल सकते हैं? सर्टिफिकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं, कोई एनक्रिप्शन की भी रख सकते हैं। एनक्रिप्शन की क्या होता है कि जब भी कोई टेक्स्ट होता है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए की का इस्तेमाल करते हैं, और उसी की से वो डिक्रिप्ट होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज कहाँ रखोगे आप? की वॉल्ट में रखोगे, सोर्स कोड में तो रखना नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया, सिक्वल का पासवर्ड हो गया,
आपका एपीआई का की हो गया, टीएलएस का सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारा चीज आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बेनिफिट क्या मिलेगा? आपका सेंट्रलाइज सीक्रेट्स हो गया, यानी यहाँ कोई चेंज किए सारे एप्लीकेशन के लिए तुरंत चेंज हो जाएगा। रोटेशन, रोटेशन का मतलब है कि आप इसको अ, जानबूझ के चेंज भी कर सकते हो। भाई 6 महीना हो गया, मैं सीक्रेट्स को बदल रहा हूँ, आप बदल दो और यहाँ जाके अपडेट कर दो। आपका एप्लीकेशन डाउन भी नहीं होगा, एकदम सेकंड में या मिली सेकंड में आपका वो एक्टिव रहेगा पूरा। ऑडिट लॉगिन आप इसमें कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी हमको मिल जाती है। तो आपको हर एप्लीकेशन में एजोर की वॉल्ट, अगर आप एजोर में काम कर रहे हो, एडब्ल्यूएस में दूसरे नाम से आता है, जीसीबी में दूसरे नाम से आता है, लेकिन हर क्लाउड में ये आपको मिल जाएगा की वॉल्ट। मैनेज्ड आइडेंटिटी क्या होता है? तो मैनेज्ड आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमारे पास क्लाउड में दो सर्विस है, एक सर्विस ए है और एक सर्विस बी है। तो किसी भी सर्विस को अगर एक्सेस करना रहता है तो जनरली हम क्या करते हैं, सपोज ये डाटाबेस है, इस डाटाबेस को अगर कोई डेवलपर को एक्सेस देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग में उसका सर्वर का नाम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, डाटाबेस का नाम होगा, तो वो क्या कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन मैं बिना पासवर्ड दिए मैं अगर इसको एक्सेस कराना चाहता हूँ तो वो रास्ता है मैनेज्ड आइडेंटिटी का। तो मैनेज्ड आइडेंटिटी में क्या करूंगा कि बी को जो है, ए को मैं बी का एक्सेस दे दूंगा मैनेज्ड आइडेंटिटी के थ्रू। तो ये मैनेज्ड आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा कि ए जब चाहे इस डाटाबेस को यूज कर सकता है, जबकि इस डाटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड इसके पास नहीं है। लेकिन मैंने क्या यूज किया? मैनेज्ड आइडेंटिटी। और मेरे एजोर क्लाउड में अगर जाके देखोगे ना, एक वहां पर लेफ्ट साइड में IAM करके एक ऑप्शन होता है, उसको जब खोल के देखोगे तो वहां पर तो डेवलपर का ईमेल आईडी दिखेगा, तो ये डेवलपर को मैंने कंट्रीब्यूटर का, रीडर का, ये सब एक्सेस दिया। लेकिन वहां कुछ एनक्रिप्टेड टाइप का, डिफरेंट टाइप का की दिखाई देगी, वो मैनेज्ड की है। वो किसी दूसरे सर्विस की आइडेंटिटी बना करके मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपस में काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे फंक्शन ऐप में मैंने कोई डिप्लॉय कर दिया और लॉजिक ऐप से मैं उसको ट्रिगर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैनेज्ड आइडेंटिटी का यूज करूंगा। तो यानी क्लाउड में एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट करती है या आइडेंटिटी करती है, तो उसके लिए हमको मैनेज्ड आइडेंटिटी यूज करना रहता है। तो ये ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है, राइट, क्योंकि इसमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो एक लैब दिया हुआ यहाँ पर कि ऐप जो है पहले की वर्ल्ड पे जाता है, देन एसक्यूएल का कनेक्शन स्ट्रीम को गेट करता है, राइट। या फिर जैसे वेब ऐप है, ये मैनेज्ड आइडेंटिटी के थ्रू की वर्ल्ड पे चले जाती है और सिक्वल डाटाबेस को एक्सेस करती है। तो जो ये की वर्ल्ड है ना, इसका एक्सेस मैनेज्ड आइडेंटिटी होता है। आईडी पासवर्ड आपको एप्लीकेशन में डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि की वर्ल्ड को पहले कनेक्ट करोगे तब तो आप वहां से क्रेडेंशियल को पिक करोगे। तो मैनेज्ड आइडेंटिटी के थ्रू आप करते हो। तो अभी आप हमारे क्लाउड में भी जाके देखोगे की वर्ल्ड के अंदर, IAM में जाके, तो आपको वहां पर दिखाई देगा मैनेज्ड आइडेंटिटी। तभी हम वो की वर्ल्ड को आसानी से यूज कर पाए। तो इसमें लेफ्ट फ्लो में देखेंगे डिप्लॉय एप्लीकेशन, यानी पहले तो एप्लीकेशन डिप्लॉय होना चाहिए। और इनेबल मैनेज्ड आइडेंटिटी, अगर ये इनेबल ही नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो पहले आपको जाके देखना है कि इसकी मैनेज्ड आइडेंटिटी इनेबल है या नहीं है। अगर इनेबल नहीं है तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड से उस सर्विस को एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर इसको इनेबल कर देंगे तो फिर वो डायरेक्ट आप दूसरी सर्विस से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। स्टोर सिक्वल सीक्रेट एंड असाइन एक्सेस पॉलिसीज, तो ये सारा चीज हम इसमें कर सकते हैं। एक्सेस पॉलिसी वगैरह भी असाइन कर सकते हैं। कनेक्ट टू द डाटाबेस, क्योंकि मैनेज आइडेंटिटी में तो सारा काम हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से सारी सर्विस जोड़ी जा सकती है क्लाउड के अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन। जैसे मान लो कि एक आता है डिफेंडर फॉर क्लाउड और एक आता है माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। अगर एजोर क्लाउड में अगर काम कर रहे हो और आप एप्लीकेशन को लाइव करने जा रहे हो या प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने जा रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप सिक्योरिटी के लिए कौन से ऑप्शन को या ऑपरेशन को या कौन सी सर्विस को आप यूज करना चाहते हो। तो दो सर्विस ज्यादा पॉपुलर है, एक डिफेंडर फॉर क्लाउड और एक है सेंटिनल। और आप केवल सेंटिनल ले लेते हो तो भी आपका बहुत काम हो जाता है। डिफेंडर फॉर क्लाउड भी बहुत अच्छी सर्विस है और आप दोनों भी ले सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज है। डिफेंडर फॉर क्लाउड अगर लेते हो तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि जहां से आपका कोई सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, ब्रीच हो सकता है, कुछ ऐसे अनवांटेड कोड जो है
बाहर आ रहे जो आने नहीं चाहिए, तो वो था वल्नरेबिलिटी में आते हैं। सिक्योरिटी पोस्चर, सिक्योरिटी अगर मान लो बाहर आपका पोस्चर हो रहा है तो वो पकड़ लेगा तुरंत। थ्रेट डिटेक्शन, थ्रेट डिटेक्शन मैंने बताया जैसे 9 बजे वो अगर इंडिया से लॉग इन कर रहा है और 9:10 में वो रसिया से लॉग इन कर रहा है, तो वो थ्रेट डिटेक्ट कर लेगा तुरंत कि भाई ये लोकेशन इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया 10 मिनट के डिफरेंस। तो इस प्रकार की चीजें जो है ना, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और इसको पॉलिसी सेट करके चालू कर देना है बस, तो ये पूरा आपका कंट्रोल करना चालू कर देगा। कंप्लायंस स्कोरिंग भी ये करता है। तो ये सारा आपको फायदा मिल जाता है, लेकिन इसके पैसे लगते हैं, अलग अलग चार्जेस रहते हैं, रेट रहते हैं, उसके प्लान होते हैं। वो आपको प्लान परचेस करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि पब्लिक स्टोरेज अकाउंट, अगर आपने कोई पब्लिक स्टोरेज अकाउंट बनाया है तो ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और आपको वार्निंग देगा कि भाई ये जो स्टोरेज अकाउंट है इसको प्राइवेट करो, आपने पब्लिक कैसे कर लिया। तो इनके ऐसे भी काम रहते हैं। मिसिंग एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, अगर कोई एंड पॉइंट को आपने प्रोटेक्ट ही नहीं किया, मान लो आपने बिना एपीआईएम के एक्सपोज कर दिया बाहर, तो फिर वो तुरंत पकड़ लेगा और आपको वार्निंग देगा। वीक नेटवर्क रूल, नेटवर्क रूल में आपने जितने मैंडेटरी होते हैं उतने रूल्स आपने नहीं लगाए, तो ये आपको वार्निंग देगा, तुरंत अलर्ट देगा कि आप इसको सही करो। तो ये कंपनियां जो है ये टूल का इस्तेमाल करती है सिक्योरिटी के लिए। फिर इसके बाद एक आता है आपका SIEM। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो ये नाम को भी याद रखना, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। SIEM क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका पूरा नाम बताना है, देन उसके बाद बताना है कि भाई ये क्या करता है कि पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे लॉग्स, जितने भी सिक्योरिटी लॉग्स होते हैं ना उसको कलेक्ट करता है। तो हमारे पास बहुत सारी सर्विस होती है, सबके अपने अपने लॉग बनते हैं, बट ये बहुत तेजी से सबको कलेक्ट करता है। अलर्ट वगैरह जनरेट करता है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी इवेंट भी जनरेट करता है और नेटवर्क इवेंट भी जनरेट करता है। तो ये सब क्या करता है, ये लॉग्स इवेंट्स ये सबको बहुत तेजी से रीड करता है और एनालिटिक्स करता है उसके ऊपर। आप ये बोल सकते हो कि SIEM एक सिंगल पैन ऑफ ग्लास है, यानी कि एक ही चीज में बहुत सारी सुविधाएं रहती है। डाटा को पूरा कलेक्ट करना, एनालिटिक्स करना, अलर्ट करना, ये सारा चीज जो है SIEM करता है। तो ये भी हमें क्लाउड में सेटअप करना पड़ता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गई, SOAR, सोर। तो सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, SOAR, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अब इम्पोर्टेंट कैसा है मैं ये बता देता हूँ। SOAR, पहले तो ये समझो कि आपके पास जैसे आइलैंड होता है ना, द्वीप बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो आइलैंड है ऐसे दूर दूर रहते हैं, समंदर में तैरते रहते हैं। लेकिन ये इतने दूर दूर है कि इनसे अगर इधर से उधर जाना है तो हमें समय लग जाएगा। लेकिन ये शोर क्या करेगा, एक प्रकार का ब्रिज बना देगा। अब उस ब्रिज से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तीसरी जगह जा सकते हो, आपस में कनेक्टिविटी कर देता है। तो शोर एक्चुअली में एक ब्रिज का काम करता है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह बैठ करके सब लोगों को जोड़ के रखता है और कब क्या काम करना है, किसके बाद क्या करना है, ये सब चीज को मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। तो शोर का ये काम होता है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेट्स करता है, ऑटोमेट्स। जैसे SIEM जो मैं पिछला बताया था, वो अगर कोई थ्रेड डिटेक्ट करता है तो भैया थ्रेड डिटेक्ट हो गया, क्या डिटेक्ट कर दिया उसने कि इंडिया से लॉगिन हुआ 9 9 बजे और 9:10 पे रशिया से लॉगिन हुआ, 10 मिनट के डिफरेंस में। तो वो थ्रेट वो डिटेक्ट किया, लेकिन स्टोर क्या करेगा, एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, ब्लॉक कर देगा उसको, यूजर को भी ब्लॉक कर देगा, भाई ये फर्जी है, इसको अकाउंट को डिसेबल कर दो या लॉक कर दो। ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन ले रहा है, स्टोर ले रहा है। तो स्टोर का काम होता है कि बहुत सारे सिक्योरिटी टूल जो भी रिपोर्ट देते हैं, जो भी अलर्ट देते हैं, उसको एक्शन लेता है। किसी डिवाइस को लॉक करना है, आईपी को ब्लॉक करना है, यूजर अकाउंट को डिसेबल करना है, बहुत सारे एक्शन होते हैं। और ये एक्शन करता है और ऑटोमेट से ना ऑटोमेटिकली होता है। तो आपका इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स तुरंत दे सकता है ऑटोमेटिकली। अकाउंट डिजेबलमेंट, यानी कि डिसेबल कर सकता है किसी भी अकाउंट को। अलर्ट भी जनरेट कर सकता है, नोटिफिकेशन, मेल, SMS। टिकट क्रिएट कर सकता है तुरंत, अगर कुछ ऐसा दिखाई देगा ऑटोमेटिकली टिकट क्रिएट करेगा और सपोर्ट टीम को दिखाई देगा कि भाई टिकट जनरेट हो गया। फिर वो स्टडी करेंगे कि क्या थ्रेट मिला, क्यों जनरेट हुआ, और फिर डेवलपमेंट टीम को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो उसको सही कर सके। तो सस्पिशियस लॉगिन को डिटेक्ट करता है। तो ये देख लेता है कि भाई लॉगिन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है,
जैसे मैंने 100 यूजर के लॉगिन आईडी पासवर्ड चुरा लिया और मैं अपने लैपटॉप में एक एक करके लॉगिन कर रहा हूँ और डिटेक्ट कर लेगा, भाई ये यूजर लॉगिन हुआ इस मशीन से, इस आईपी से, दूसरा भी इसी से हो रहा है, तीसरा भी इसी से हो रहा है, तुरंत मेरे मशीन को, आईपी को ब्लॉक कर देगा। और उसको समझ में आ जाएगा कि भाई एक ही यूजर एक ही लैपटॉप से कैसे, मल्टीपल यूजर एक सिंगल लैपटॉप से कैसे लॉगिन हो रहे हैं एक के बाद एक, रोक देगा तुरंत। तो ये ऐसे डिटेक्ट कर लेता है तुरंत, लोकेशन भी डिटेक्ट कर लेता है, तो ये सारा चीज इसी में आता है, राइट। एंड अकाउंट डिसेबल, और ये एक्शन लेता है एक्चुअली में। अगर कुछ भी ऐसा डिटेक्ट हो रहा है, हो सकता है डिटेक्ट ये नहीं कर रहा है, इसके पहले जो SIEM बताया वो कर रहा है, लेकिन ये एक्शन लेगा, ये डिसेबल कर देगा तुरंत। तो SOAR सोचो कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तुमको जानना जरूरी है। और आप सिक्योरिटी में अगर इंटरव्यू में भी पूछ रहे हैं तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि आप क्या क्या सिक्योरिटी दोगे अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो। फिर इसके बाद आता है थ्रेट हंटिंग। थ्रेट हंटिंग यही चीज है, थ्रेट जो पिछला टूल मैंने बताया था, ये इसका डिटेल बता रहे। देखो यहाँ एग्जांपल दिया कि इंडिया में 10 AM पे अगर कोई लॉगिन करता है और 10:20 पे वो USA से लॉगिन करता है, तो सीधी सी बात है कि ये इम्पॉसिबल है कि 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर वो US कैसे पहुंच जाएगा, फिजिकली तो नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब ये क्या थ्रेट है। तो थ्रेट हंटिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉगिन। अगर कोई लॉगिन एबनॉर्मल है, चाहे लोकेशन को लेकर के, मल्टीपल आईडी को एक मशीन से लॉगिन करने को लेके, बहुत सारी चीजें हैं, तो एबनॉर्मल बोलते पकड़ लेता हूँ। डाटा आपका जो है एक्स मतलब ये फिल्ट्रेशन, एक्स फिल्ट्रेशन, अगर आपका डाटा एक्स फिल्ट्रेशन में पकड़ा गया, ठीक है, तो भी वो रोक देगा। प्रिविलेज एक्सलेशन, अगर आपको एक्सेस नहीं है एडमिन का, आप बार बार ट्राई कर रहे हो एडमिन को लॉगिन करने का, तो वो सीधा आपको रोक देगा, आईपी ब्लॉक कर देगा तुरंत। फिर मेलवेयर बिहेवियर, कोई मेलवेयर बिहेवियर अगर आपको उसको दिखाई दे रहा है, तो वो तुरंत अलर्ट जारी जारी करेगा और उस अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कर देगा। तो ये सारा चीज जो रहता है थ्रेट हंटिंग में आता है। हालांकि थ्रेट हंटिंग क्या है ये बताया हुआ है, लेकिन ये दूसरे टूल करते हैं। जैसे मैंने दो टूल बताया था ना, एक डिफेंडर बताया था, एक आपको सेंटिनल बताया था, फिर SIEM बताया था, तो ये सारे ना थ्रेट को हंट करते हैं। और जो लास्ट बताया था सोर, SOAR, वो एक्शन लेता है सीधा। जैसे कि ये डिटेक्ट हो गया, जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, लेकिन इसका एक्शन कौन लेगा, वो लेगा, सोर लेगा। और फिर एंटरप्राइज सिक्योरिटी फ्लो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कोई यूजर लॉगिन अगर होता है, फिर उसके बाद एंटर आईडी ऑथेंटिकेशन होता है। फिर उसके बाद कंडीशनल एक्सेस, मतलब पॉलिसी लगी होती है कि भाई एंटर आईडी ऑथेंटिकेशन तो ये है कि भाई इसको एक्सेस करने दे दो, लेकिन कंडीशनल एक्सेस ये देखता है कि भाई ये क्या करेगा अंदर आके, क्या इसको करने देना, क्या नहीं करने देना। PIM अप्रूवल, PIM मैंने बताया, तो ये अप्रूवल यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है, और जैसे एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन को चलने के लिए जो सीक्रेट चाहिए वो उठाई जाती है कीवर्ड से, और उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। वहां पर आपकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होती रहती है। सेंटिनल एनालिटिक्स चालू हो जाता है। सेंटिनल टूल जो है ना वो पूरा नजर रखता है इन सब एक्टिविटी के ऊपर, और जैसे कोई सस्पिशियस दिखाई देता है, जैसे कोई थ्रेट डिटेक्शन होता है, इमीडिएट वो अलर्ट जनरेट कर देता है। तो फाइनल आर्किटेक्चर मैसेज क्या बता रहा है, इन क्लाउड आर्किटेक्चर आइडेंटिटी इज द न्यू प्रीमीटर, प्रिविलेज इज टेम्पररी एंड सीक्रेट शुड नेवर एग्जिस्ट इन कोड। यानी क्या क्या चीज बता रहा है कि ये आइडेंटिटी इज न्यू प्रीमिटेड, यानी आइडेंटिटी को आपको प्रायोरिटी देना है नेटवर्क से भी पहले, यानी आइडेंटिटी आपका पहला गेट होता है। जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी यहाँ दिया, देन उसके बाद सब कुछ दिया। यानी अगर आपको अंदर घुसना है तो आप पहले अपनी पहचान बताओ। तो आइडेंटिटी, प्रिविलेज इज टेम्पररी, यानी कभी भी किसी को प्रिविलेज दे रहे हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्सेस दे रहे हो, आप टेम्पररी दो, परमानेंट मत दो। फिर आपका जो सीक्रेट शुड नॉट नेवर एग्जिस्ट इन कोड, यानी आपके कोड में सीक्रेट्स नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एजोर की वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए। और भी चीजें होती है, ऐप कॉन्फ़िग हो सकता है, और दूसरे क्लाउड में काम करेंगे तो दूसरे नाम के और भी टूल अवेलेबल है, लेकिन आपका सोर्स कोड में तो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। आप उसको सिक्योर जगह पे आपको रखना पड़ेगा। थैंक यू टीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था और ये कंटिन्यू सेशन चल रहा है। तो अगर सभी सेशन को आप देखोगे तो एज्योर, केवल एज्योर को नहीं समझोगे ना, एज्योर को जानोगे, बल्कि आप एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज्योर की थिंकिंग कैसे होती है, कैसे वो डिजाइन करता है,
मतलब डिजाइन के पहले भी उसको किस प्रकार की चीजों को सोचता है, और उसके बाद डिजाइनिंग करते समय कैसे सिक्योरिटी को डिफाइन करता है, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फिर बाद में। तो ये चीज आपको यहाँ